हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परागण, पॉलिनेशन। कि परागण क्या होती है। परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन, परागण क्या होती है। तो इसको चर्चा करने से पहले एक हम पुष्प बना लेते हैं, खूब सुंदर सा। गमले में लगा ये पौधा है और इस पे हमने बना दिया मादा जननांग और एक यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये हमने नर जननांग को बना दिया उमंग। ध्यान से समझिएगा, एक और पुष्प बना लेते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी। एक गमला में लग गया पौधा और एक पौधे के अंदर ढेर सारे पुष्प वगैरह होते हैं, उसी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हमने बना दिया नर जननांग उमंग को। उमंग का ऊपरी हिस्सा जो होता है, मतलब सबसे फूला हुआ भाग होता है, क्या कहलाता है, पुंकेसर। मादा जननांग में 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, समझ लीजिए परागण की क्रिया क्या होती है। परागण यानी कि पॉलिनेशन। परागकोश ये है, एक पुष्प की संरचना की अगर हम बात करें तो ये होती है मादा जननांग, और इस मादा जननांग का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है ये? वर्तिकाग्र। और ये होती है वर्तिका, और ये होती है अंडाशय। ठीक है, यहां से एक नर जननांग होता है, इसको पुतंत्र बोलते हैं और इसको बोलते हैं परागकोश। ये नर जननांग और ये मादा जननांग है। जब किसी पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को हम कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। और जब किसी पुष्प में केवल एक मादा जननांग चाहे हो और चाहे वह नर जननांग हो, दोनों में से कोई एक हो, तो उसको हम कहते हैं एकलिंगी। तो ये परागकोश जो होता है, इस परागकोश के अंदर नर युग्मक होते हैं परागकण, और इसके अंदर होते हैं मादा युग्मक अंडाशय। जब परिपक्व हो जाते हैं दोनों तो परागण की क्रिया इसमें होती है। तो परागण की क्रिया क्या होती है समझेंगे इसको। तो यहाँ हमने पुष्प 2 बनाए हुए हैं। जो परागण की क्रिया होती है, जब परागकोश और वर्तिकाग्र वगैरह परिपक्व हो जाते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब यह परागकोश फूट जाता है। क्या हो जाता है? फूट जाता है, फट जाता है, और ढेर सारे परागकण, ढेर सारे नर युग्मक बाहर आते हैं। तो परागकोश से निकला परागकण, परागकोश से निकला परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे भी पहुंच सकता है, इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे भी पहुंच सकता है, और यहां से निकला परागकण किसी अन्य पुष्प के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे भी पहुंच सकता है। ध्यान देना,
कि परागकोश से निकला परागकण अगर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो उस क्रिया को हम कहते हैं परागण। परागकोश से निकला परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यहाँ पे परागण हो रही है, यहाँ परागकोश, ऐसे हर पौधे के पुष्प के वर्तिका परागकोश से परागकण निकलेंगे। तो एक हम चित्र केवल बता रहे हैं आपको कि परागकोश से निकला परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब परागकोश से निकला परागकण, जब परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जैसे आप ये क्रिया देख रहे हैं, जब परागकोश से निकला परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तब हमको उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। अर्थात परागकोश से निकला परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। मतलब कि ये स्वपरागण की क्रिया हो रही है और ये भी स्वपरागण हो रहा है। ठीक है। और परागकोश से निकला परागकण जब किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह होता है, अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। जब परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे हम कहते हैं परपरागण। पर मतलब होता दूसरा, लेकिन ये जो दोनों पौधा है दोनों एक ही जाति का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही जाति का होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं गुलाब का पौधा है, मान लेते हैं, तो ये लाल गुलाब है। क्या है ये? लाल गुलाब। और ये हो गया सफेद गुलाब। दोनों लाल भी हो सकता है, दोनों सफेद भी होता है। मतलब दोनों में पौधे में अगर आपको पुष्प में अंतर दिख रहा है लेकिन दोनों पौधा एक ही जाति का है। मतलब कि परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है तो उसको कहते हैं स्वपरागण। और परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो उसको कहते हैं परपरागण। परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको आगे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन जो दोनों पौधा है या दोनों पौधा क्या होना चाहिए? एक ही जाति का होना चाहिए। आई बात समझे? तो स्वपरागण और परपरागण आप जान गए। अब हम चर्चा करेंगे स्वपरागण के बारे में। तो एक पुष्प उधर वाला हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। स्वपरागण और स्वपरागण के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वपरागण, स्वपरागण जो होती है वह दो प्रकार का होता है। स्वपरागण भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? एक होता है स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। और एक होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। यानी कि स्वपरागण दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वयुग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। तो स्वयुग्मन क्या होता है इसको चर्चा देखते हैं। जब परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, मतलब कि एक पुष्प लगा है और इसमें परागकोश भी है और इसमें वर्तिकाग्र भी है, तो इसी पुष्प के परागकोश से निकल करके परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है परागकोश से निकला परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ रहा है तो इसको हम कहते हैं स्वयुग्मन। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। अभी इसको डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक, यहां देखिए परागकोश से निकला परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन। और अगर पराग जैसे यहां भी स्वयुग्मन ऐसे होगा तो अगर मान लेते हैं परागकोश से निकला परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा, ध्यान दीजिएगा यहां क्या था? अगर इस पुष्प के परागकोश से निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पे आ रहा तो स्वयुग्मन होगा। और अगर इस पुष्प के परागकोश से निकला परागकण इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचे, यहां पहुंचे या यहां से निकल करके यहां पहुंचे, यहां से निकल करके यहां पहुंचे, मतलब कि एक ही पौधे के अंदर किसी अलग पुष्प के परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो उसे हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। जैसे ये सजात पुष्पी परागण।
यानी कि यहाँ पे परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है, लेकिन यह क्रिया एक ही पौधे के अंदर हो रही है। तो स्वयंपरागण ही हो रहा है कि परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पौधे की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वयंपरागण। दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन का मतलब परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचे तो स्वयुग्मन, और अगर परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचे तो क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागण। अब ये जो स्वयुग्मन होता है ये तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। पहला है सहपक्वता, सहपक्वता, सहपक्वता या समकाल पक्वता, सहपक्वता या समकाल पक्वता। इसका मतलब ये हुआ कि सहपक्वता या समकाल पक्वता में सम माने बराबर होता है, काल माने समय। जाहिर सी बात है अगर परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ जब परिपक्व होंगे तभी तो इसके निकला परागकण इसके वर्तिकाग्र ग्रहण करेगी। जब ये परिपक्व ही नहीं होगा तो यहां से परागकण निकल करके क्या करेंगे? वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। और अगर ये परिपक्व हो गया, परागकोश ही नहीं परिपक्व हुआ तो परागकण यानी कि नरयुग्मक ही नहीं निकलेगा। अर्थात अगर दोनों एक साथ, क्योंकि स्वयुग्मन परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है दोनों अगर साथ साथ परिपक्व होते हैं, दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं तो इनमें स्वयुग्मन की क्रिया संभव है। तो ऐसे पुष्प कुछ होते हैं जिनमें सहपक्वता या समकाल पक्वता होती है, यानी कि परागकोश से निकला परागकण एक ही साथ परिपक्व होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सहपक्वता या समकाल पक्वता। जैसे गुलाबास, इसका एग्जांपल है गुलाबास, सदाबहार, ठीक है, गुलाबास, सदाबहार, पीली कटीली आदि, पीली कटीली आदि। ठीक है, जब परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तब उसको हम क्या कहेंगे? सहपक्वता या समकाल पक्वता। जैसे गुलाबास, सदाबहार, पीली कटीली आदि। नेक्स्ट है कलिका परागण। दूसरा क्या है स्वयुग्मन के अंदर? कलिका परागण। कलिका परागण के अंदर क्या होता है कि जब किसी पुष्प के कली अवस्था में ही होती है, जब कोई पुष्प कली अवस्था में ही होती है और कली अवस्था में होते ही वो क्या होती है? परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व होने के बाद परागकोश से निकला परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यानी कि पुष्प के खिलने से पहले कलिका अवस्था या कली अवस्था में ही उसका परागण हो जा रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं? कलिका परागण। ऐसा पुष्प जो कली अवस्था में ही परागित हो जा रहा है, ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? कलिका परागण कहते हैं। जैसे मटर, टमाटर, जैसे मटर, टमाटर, गेहूं, तंबाकू आदि, तंबाकू आदि। ठीक है, नेक्स्ट आती है निमिलिता। नेक्स्ट क्या होती है? निमिलिता। निमिलिता क्या होती है? इस प्रकार के पुष्प, निमिलिता जो होते हैं इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते ही नहीं है। निमिलिता के अंतर्गत आने वाले जो पुष्प होते हैं वो कभी खिलते ही नहीं है, बल्कि उसमें केवल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ स्वयंपरागण होता है। जैसा कि खट्टी बूटी, जैसा कि खट्टी बूटी, कोमोलिना, कोमेलिना, मूंगफली, मूंगफली। ठीक है, ऐसे लोग में क्या होते हैं? खट्टी बूटी, कोमेलिना, मूंगफली, इन सभी में पुष्प लगते ही नहीं है, उससे पहले ही क्या होता है? स्वयंपरागित हो जाते हैं। और नेक्स्ट होता है सजात पुष्पी परागण, यानी कि स्वयंपरागण का जो दूसरा प्रकार है वह क्या है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी, इधर लिख दे रहे हैं, सजात पुष्पी परागण। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो परागकोश से निकला परागकण अपने स्वयं के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचता, बल्कि किसी अन्य किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। पौधा एक ही है, उस पौधे के अंदर ढेर सारे पुष्प हैं,
परागकोश से निकल करके अपने वर्तिकाग्र पे नहीं जाता है बल्कि अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जैसे कि मक्का, जैसे कि मक्का। ठीक है। अब परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो उसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण। तो इसमें पौधा जो होगा वह एकलिंगी भी हो सकता है, पुष्प एकलिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पे जा रहा हो सकता है यह द्विलिंगी ना हो, यह पुष्प द्विलिंगी भी हो सकता है, एकलिंगी भी हो सकता है, परंतु अपने स्वयं के पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचता है परागकण। ठीक है। तो जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो उसे कहेंगे सजात पुष्पी परागण, जैसे कि मक्का। और इसमें एकलिंगी पौधा भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। इसी के साथ आज का कार्यभाग समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट आगे वाले पार्ट में इसके आगे अगले पार्ट में बनाएंगे। जीव विज्ञान की कक्षा 12 की जीव विज्ञान पूरा पढ़ने के लिए कक्षा 12 का जीव विज्ञान के पूरे सिलेबस को हमारे चैनल YouTube पे है, उसमें वीडियो पढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, अल्फा स्क्वायर करियर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड करें और वहां से ऑनलाइन लाइव क्लास करें। मात्र 999 रुपए में पूरे सत्र का 12वीं संपूर्ण कोर्स आपको पढ़ा करके खत्म किया जाएगा, मात्र 999 रुपए में। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान आपको उसमें टेस्ट भी दिए जाएंगे और संपूर्ण कोर्स खत्म भी किया जाएगा। धन्यवाद।